जब 151 प्लस ही कट ऑफ जानी है तो हम 121 या 125 वालों को तो अब उम्मीदें छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर तो नहीं आने वाला। Hello dear viewers, welcome back on my channel Quick Learning with Ease. This is Garima welcoming you all on my channel. ओके सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस नंबर को देखने के बाद आई थिंक कुछ इस तरीके की होगी। तौबा तौबा तौबा। ओके सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दिस इज टॉक 4 एंड इसमें हम लोग जानेंगे कि हमको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए या नहीं। ओके सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं कि कल लाइब्रेरियन का रिजल्ट आया एंड जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी 151 प्लस। ओके सो इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों चली गई और फिर इस हिसाब से पीआरटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे लोग ना कल से डीमोटिवेट हो गए होंगे और वो ये सोच रहे होंगे जब 151 प्लस ही कट ऑफ जानी है तो हम 121 या 125 वालों को तो अब उम्मीदें छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर तो नहीं आने वाला। सो आप गलत हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे पोस्ट कम थी, ठीक है, पीआरटी में आपकी पोस्ट ज़्यादा है। और कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो देखो, जनरल की जो कट ऑफ होती है वो हाई ही जाएगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पे आपकी सारी कास्ट जनरल में काउंट की जाती हैं, तो इस वजह से भी क्या है, आपका जो कट ऑफ है वो हाई गया है। लेकिन पीआरटी पोस्ट का इतना नहीं जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है जहाँ तक 135 टू 140 के बीच में ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं। लेकिन इन नंबर्स को देखने के बाद एक बंदा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो सकता है, वो अपनी प्रिपरेशन को स्किप कर सकता है कुछ दिन के लिए, एंड वो कुछ दिन की जो स्किपनेस है ना आपकी, वही आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर देने वाली है। वो कैसे, देखिए, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-1.5 महीने से, ठीक है, आप लोगों ने एक इस तरीके से समझिए कि आपने एक बिल्डिंग बनाई है जो कि 1-1.5 महीने से आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास बचे हैं लिटरली 20 डेज़, ठीक है, 20 डेज़ मीन्स जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है आई थिंक। तो जून में अगर आपका होता है इंटरव्यू तो आपके पास अभी है 20 डेज़, ठीक है। आप इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन कल की न्यूज़ देखने के बाद आप सोचें कि चलिए अब मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मेरा नंबर नहीं आने वाला। अब तक तो वही लोग कंफ्यूज थे जो कि 125 या 130 के बीच में थे, लेकिन इसको देखने के बाद ना 140 प्लस वाले भी कंफ्यूजन में आ गए कि हम भी रेस से बाहर ही हैं, तो अब हमको भी प्रिपरेशन नहीं करनी। तो नहीं, बिल्कुल करनी है आपको प्रिपरेशन। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि देखो, प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो ना, अगर बाई चांस नंबर नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें काम ही आएंगी। टीचिंग एग्जाम्स में ये सब चीज़ें काम आती हैं जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, आपको प्रिपरेशन स्किप नहीं करनी। और अगर आप ऐसा करते हो ना, 20 दिन में आपकी वो जो 1.5 महीने की मेहनत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 20 डेज़ बहुत होते हैं कि आपको किसी चीज़ को भूलने के लिए, बहुत ज़्यादा होते हैं। 21 डेज़ रूल सुना होगा आपने किसी हैबिट को बनाने के लिए, तो आई थिंक 21 डेज़ बाद अगर आप किसी चीज़ को स्किप कर देते हैं तो वो आपके माइंड से बिल्कुल ही हट जाएगी। आप बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़ देंगे और फिर सोचें कि जब अगर नंबर आ गया तो देख लेंगे, जब भी 4-5 दिन में तैयार या 15 दिन में तैयार कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। फिर वो आपकी प्रैक्टिस टूट जाएगी और फिर वहाँ से आप अलग हो जाएंगे। सो आप लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए एंड डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वट एवर द मार्क्स, कुछ भी मार्क्स हो, 120 प्लस हैं, 130 प्लस हैं, कोई बात नहीं। अरे नहीं आएगा नंबर तो इट्स ओके ना, हम लोग वहाँ छोड़ देंगे वहाँ की प्रिपरेशन, अब फिर नहीं करेंगे आगे प्रिपरेशन, बस इतनी सी बात होगी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है एंड पीआरटी की इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए आई थिंक, क्योंकि पोस्ट भी यहाँ ज़्यादा है और आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि हमको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू में ये मैंने बहुत सारी जगह अफवाह सुनी है, लाइक इंग्लिश नहीं आती ना तो फिर बेकार है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में इंट्रो देना पड़ेगा, इंग्लिश में आंसर करने पड़ेंगे, अगर वो इंग्लिश में हमसे पूछेंगे तो इंग्लिश में ही रिप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलना जानते, वो नहीं बोल पाते, तो क्या वो 10-15 दिन या 20 दिन में इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली स्टार्ट कर देंगे? सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब प्रैक्टिस जब आप 20 डेज़ करते हैं तो क्या इतनी फ्लुएंटली बोल लेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आप बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश में आंसर कर दें? आई थिंक नहीं। और अगर आप ऐसी कोशिश भी करेंगे ना तो आप अपने आंसर को सिर्फ ख़राब कर दोगे, कुछ भी नहीं। जो एक अच्छा आंसर आप हिंदी में कर सकते थे वो आंसर आप यहाँ नहीं कर पाओगे। तो फिर इससे अच्छा क्या हुआ, आपका जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल नेगेटिव फेज़ में चला जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या मिक्स में हो, तो आप उसी में आंसर करो, बेटर रहेगा। जितना आप इंग्लिश बोल सकते हो बोलो, मिक्स बोल सकते हो मिक्स बोलो, हिंदी बोलते हो हिंदी बोलो। कोशिश मत करो अपने आंसर को ख़राब करने की कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो जो आप समझाना चाहते हो वो लोग ना समझ पाएँ उस चीज़। सो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत सोचो कि हमको सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है, इंग्लिश नहीं बोला तो जो पैनल वाले हैं वो सीट्स पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे नहीं, हमको आपका इंटरव्यू नहीं लेना। तो ऐसा नहीं है, ओके। एंड सेकेंड चीज़, अब बात कर लेते हैं कि हमको इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम इतना कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो केवीएस कल्चर को लेकर इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है। केवीएस कल्चर, न जाने इसके अंदर क्या क्या है, हमसे कुछ छूट ना जाए केवीएस कल्चर में, हमको सब कुछ पढ़ना है। और केवीएस कल्चर के नाम पे ढेर सारी वीडियो चल रही हैं, सब कुछ केवीएस कल्चर है, पता नहीं क्या क्या केवीएस कल्चर है। सबसे पहले देखो, किसी भी इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे उसकी बेसिक नॉलेज पूछता है, ना कि इंटरनल नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज का मीनिंग है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि केवीएस किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ कहाँ इसके स्कूल्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ना कि ये कि वहाँ पे टीचर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, वहाँ पे ईंट कितनी लगाई गई हैं, ये तक बातें हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डीप में भी कुछ कुछ चैनल बता रहे हैं कि टीचर्स यहाँ पे इतने हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे इतने हैं। अरे आपसे यहाँ पे आंकड़े थोड़ी ना पूछे जा रहे हैं कि कितने हैं कितने नहीं हैं। एक बेसिक नॉलेज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। सो ओके, अगर फिर भी अभी कुछ स्किप हो जाता है माइंड से तो इट्स ओके ना, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट चीज़, आपको ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक एनईपी हो गया, उसके बाद एनसीएफ 2022 आ गया, एनसीएफ 2005 हो गया, ठीक है, या फिर जितने भी एनजीओज़ के बारे में हो गया, पॉक्सो एक्ट के बारे में हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो चाइल्ड रिलेटेड है। और जैसे साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चन आते हैं चिल्ड्रन रिलेटेड, सिचुएशन बेस्ड, वो आपको पता होनी चाहिए, आपके डेमो अच्छे से रेडी होने चाहिए, ठीक है। एंड ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 1 to 5 की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, उनको अच्छे से थॉरोली रीड कर लीजिएगा। इवन आपको चैप्टर्स भी पता होने चाहिए कि इस बुक के अंदर ये चैप्टर्स हैं। आपको पूछा जा सकता है कि अच्छा 3rd क्लास की बुक के इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर हैं, जरा हमें नाम बताइए, तो आपको पता होने चाहिए। ये तो आपका 1 to 5 रहा, लेकिन 1 to 8 तक आप बुक्स को पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं कह रही कि उन्हें रट्टा लगा के जाना है, ये है कि हाँ इसके अंदर ये टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में मैं जानती हूँ, तो एक बार पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो आपसे सिर्फ 5th क्लास तक का ही डेमो लेंगे कि नहीं 5th क्लास में तक ही मैं आपसे बुक का पूछूंगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक उठा लिया, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा भी पूछी जाती है कभी कभी कि आप बताइए कि सन जो है वो सन के अराउंड कौन कौन वो करता है, या फिर मून किसके अराउंड चलता है, ठीक है, अर्थ किसके अराउंड चलती है, तो ये कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं। आपसे डायग्राम बना के फिर आप कैसे समझाओगे इन चीज़ों को, तो आपको पढ़ा तो होना चाहिए कि मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। तो आप 8th क्लास तक की बुक्स को एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, रटना नहीं है, पढ़ लीजिएगा कि हाँ मैं इस टॉपिक के बारे में जानता हूँ। अगर मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं इसमें 5 मिनट बोल सकता हूँ, बस इतना। ओके, सो ये आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। एंड करंट अफेयर में अब आप मई अभी स्टार्ट हो गई है, तो मई का आप करंट अफेयर ज़रूर देख लेना जब भी आपका इंटरव्यू होता है तब तक का, ठीक है। अब ज़्यादा पुराना जनवरी फरवरी पे मत जाइएगा, ना मार्च पे अभी जाइएगा, सिर्फ आप मई से स्टार्ट कीजिए। मई और जून अब जब आएगा, जब भी आपका इंटरव्यू हो जा, और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाए उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं। आपसे बिल्कुल ट्रेंडिंग न्यूज़ जो अभी अभी न्यूज़ में आई है, आज के अखबार में आई है, तो वो इतना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एज अ टीचर रोज़ अखबार पढ़ते होगे, तो अपना अखबार ज़रूर पढ़ के जाइएगा उस दिन जिस भी दिन आपका इंटरव्यू हो। सो ये सारी बातें थी। इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा बोल लेंगे, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में आंसर कर पाऊँ। बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल बोलने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिचक होती है, सब गलत सलत हो जाता है, तो मत कीजिए ऐसी कोशिश, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका आंसर ख़राब होगा, वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मिक्स करने का कोशिश कर सकते हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलूँ, लेकिन बिल्कुल फ्लुएंटली कोई भी इंसान 20 दिन में नहीं बोल पाता जो बिल्कुल ना बोलता हो। सो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी जो प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत चलाती रहनी है। लास्ट 20 डेज़ बचे हैं आपके पास, तो इनमें अपनी स्किप करके ना अपने माइंड सेट, आपका ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस, ठीक है, और आपका माइंड सेट। अगर आप अपना माइंड सेट ये बना लोगे ना कि नहीं मेरा नंबर नहीं आना और मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी, तो आप कितना भी कोशिश करो आप नहीं करोगे प्रिपरेशन। लेकिन आप माइंड सेट ये रखोगे ना कि ठीक है कर लेता हूँ, अगर नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ ही देंगे, तो जब तक तो कर लेते हैं, बुराई क्या है, ये माइंड सेट रखोगे तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते रहोगे।
सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। एंड अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।